गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से मन लगा करके आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। सभी बच्चों को हमारा दिल से प्यार भरा सुप्रभात। चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं और आज एक नए चैप्टर के साथ, एक नए ऊर्जा के साथ और एक नई सुबह के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। एक नया चैप्टर जिसका नाम है पैसा। ठीक है ना? एक नया चैप्टर जिसका नाम है पैसा। कहिए सर पैसा कहाँ नाम है? ये तो है मुद्रा। तो प्यारे बच्चों, मुद्रा को ही कहा जाता है पैसा। मुद्रा, बचत एवं साख, यानी कि पैसा को बचाए कैसे और फिर पैसा का साख कैसे बनाए। कहने का मतलब कि भरोसा कैसे बनाए। तो हम लोग आज यही पढ़ेंगे कि पैसा कमाएं कैसे, पैसा बचाएं कैसे और पैसा कैसे आया। ठीक है ना? यानी कुल मिलाकर के ना आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ पैसा पैसा करने वाले हैं। आज आप लोग एकदम माला माल हो जाइएगा, पैसा पैसा एकदम खाली हो जाएगा। ठीक है ना? पैसा ही पैसा होगा। तब कहते हैं ना, एक गाना आप लोग सुने होंगे, पैसा पैसा करती हो तुम, पैसे पे तुम मरती हो, एक बात मुझे बतला दे तू, इस रब से क्यों नहीं डरती हो। अरे क्या होता है पैसे की लगा दूं ढेरी, मैं बारिश कर दूं पैसे की, जो तू हो जाए मेरी। तो प्यारे बच्चों, आज पैसों का बारिश होने वाला है। बस आप लोग लूटने के लिए बोरा लेकर के तैयार रहिएगा। ठीक है ना? चलिए आइए आज हम लोग समझते हैं। किसके बारे में समझते हैं भाई? तो सिर्फ और सिर्फ पैसा के बारे में। ठीक है ना? बोले थे ना पैसा का बारिश होगा, देखिए हो रहा है, लूट लीजिए। प्यारे बच्चों, आज का क्लास बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है, बहुत ही ज्यादा खास है, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज्यादा शानदार है। ठीक है ना? ये चैप्टर बहुत ज्यादा जबरदस्त है। तो चलिए जल्दी जल्दी से आप लोग तैयार हो जाइए। ऐप नहीं ओपन हो रहा है, सुबह में दिक्कत हुआ था, अभी एकदम सही खुल रहा है। ठीक है ना? और एप्लीकेशन पे क्लास थोड़ा बहुत गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए आज हम ना क्लास यूट्यूब पे कर दिए हैं, ताकि एप्लीकेशन एकदम, ये हमारा क्लास एकदम सही से चले। तो चलिए जल्दी जल्दी से सारे बच्चे लोग तैयार हो जाइए। आज की इस क्लास को जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए, ताकि एकदम बेहतरीन तरीके से क्लास चलते रहे। ठीक है ना? एकदम बेहतरीन तरीके से क्लास चलते रहे, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए भाई आज की इस क्लास को ना शुरू करते हैं। ठीक है ना? हम लोगों को चैप्टर पढ़ना है कौन सा? मुद्रा, बचत एवं साख। तो सबसे पहले समझिए कि मुद्रा क्या होता है, फिर समझिए कि बचत क्या होता है, और फिर समझते हैं साख क्या होता है। प्यारे बच्चों, मुद्रा कहने का मतलब तो आप लोगों को समझ में आ गया। यहां पे जो आप लोगों का शब्द लिखा हुआ है मुद्रा, मुद्रा कहने का मतलब होता है पैसा। किसी भी देश में जो भी पैसा के फॉर्म में चलता है, जैसे भारत में है तो रुपया चलता है, अमेरिका में है तो वहां डॉलर चलेगा। तो अमेरिका का जो मुद्रा है वो डॉलर हो गया, भारत का जो मुद्रा है वो रुपया हो गया। ठीक है ना? समझ में आया कि नहीं आया? सर पैसा नहीं चल रहा है, रुपया चल रहा है। अच्छा ये बात है क्या? 1 रुपया कितने पैसे के बराबर होता है? 100 पैसे के बराबर होता है। तो फिर कैसे कहेंगे कि पैसा नहीं चल रहा है? मानते हैं कि पैसा का एक छोटा रूप अब नहीं चलता है, रुपया चलता है, लेकिन बोलचाल की भाषा में तो हम लोग पैसा ही कहते हैं ना। आप लोग अपने मम्मी से पैसा मांगते हैं तो क्या कहते हैं कि मम्मी रुपया दो, कहते होंगे कि मम्मी अगर कुछ पैसा है तो दे दो। बोलचाल की भाषा में हम लोग पैसा ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना? तो प्यारे बच्चों ना, हम लोग मुद्रा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है? सबसे पहले मुद्रा के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि रुपया के बारे में पढ़ेंगे। आप जो भी कह लीजिए भाई, रुपया कह लीजिए, पैसा कह लीजिए, डॉलर कह लीजिए, सब देश का अलग अलग अपना बोलने का तरीका है, सब देश का अलग अलग मुद्रा है। मुद्रा को अंग्रेजी में करेंसी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग मुद्रा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना? कि मुद्रा का आविष्कार कैसे हुआ। भाई मुद्रा का आविष्कार कैसे हुआ ये हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि रुपया का आविष्कार कैसे हुआ। अगर रुपया नहीं था तो उसके पहले कितना दिक्कत होता था, उससे पहले लेन देन कैसे होता था, ये सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। कि जिस समय रुपया नहीं था तो उस समय लेन देन कैसे होता था, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। तो बाकी सब चीजों के बारे में पढ़ते हुए जब आगे बढ़ेंगे तो हम लोग बचत के बारे में पढ़ेंगे। बचत कहने का मतलब क्या होता है? बचत कहने का मतलब होता है कि अगर हम 500 रुपया कमा रहे हैं
और उस 500 में से 200 रुपया 250, अगर 250 रुपया हम खर्चा कर रहे हैं तो हमारे पास बचत कितना होगा? 500 कमा रहे हैं, 250 खर्चा हो जा रहा है, तो 250 हमारे पास बचत हो गया। यानी कि जितना आया और जितना खर्चा हुआ, तो जितना आया उसमें से जितना खर्चा हुआ अगर घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, कितना हमारे पास बचा। जैसे बोलते हैं ना कि अरे 500 रुपया कमाए थे जिसमें से 200 बचिए रहा है, बोलते हैं ना हम लोग कि 500 कमाए थे जिसमें से 200 ही बच रहा है। तो जो बच रहा है उसी को बचत कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? जो बच रहा है उसी को क्या कहते हैं? बचत कहते हैं। अब लास्ट में है साख। साख किसे कहते हैं? तो साख कहने का मतलब होता है विश्वास। साख कहने का मतलब विश्वास होता है। प्यारे बच्चों, आप ध्यान रखना कि जब हम किसी से पैसा उधार लेते हैं, जैसे मान लिया जाए कि आप अपने दोस्त से पैसा लिए कि भाई बहुत जरूरी काम है, हमको 1 सप्ताह के लिए 1000 रुपया उधार दे दो। आपका दोस्त जो है वो 1 सप्ताह के लिए 1000 रुपया आपको दे दिया। आपने उससे वादा किया है कि 1 सप्ताह में ये पैसा आपको लौटा देंगे। लेकिन अगर आप 1 सप्ताह में पैसा नहीं लौटाइएगा तो आपके दोस्त का विश्वास आपके ऊपर से खत्म हो जाएगा। कहेगा कि भाई 1000 लिया था, 1 सप्ताह का टाइम लेकर के बोला था 1 सप्ताह में लौटा देंगे, और 1 सप्ताह में लौटाया नहीं, इस पर विश्वास ही नहीं है, अगला बार से पैसा नहीं देंगे। यानी कि वहां पे आपका विश्वास खत्म हो गया, और उसी विश्वास को हम लोग साख कहते हैं। साख कहने का मतलब होता है रुपया लौटाने की क्षमता। यानी कि अगर आप किसी से पैसा लिए हैं तो उसको रुपया लौटा रहे हैं कि नहीं लौटा रहे हैं, ठीक है ना। तो इन सब चीजों के बारे में हम लोगों को आज इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है ना। इन सब चीजों के बारे में हम लोगों को आज इस चैप्टर में पढ़ना है। तो फिर जल्दी जल्दी से आप लोग तैयार हो जाइए आज की इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। बहुत ही शानदार तरीके से हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। हाँ, चलिए हम लोग प्यारे बच्चे मुख्य रूप से यहाँ ना भारत की बात करेंगे, दूसरे देश की बात नहीं करेंगे। हम अपने अपने भारत की बात करेंगे, भारत के रुपया के बारे में बात करेंगे कि भारत में किस तरीके से जो मुद्रा है वो चलता है। तो चलिए, सबसे पहला चीज तो कि बाबू हम लोगों को पढ़ना है मुद्रा, बचत और साख। तो हम लोग शुरुआत करते हैं मुद्रा से, ठीक है ना। शुरुआत कहां से करते हैं? मुद्रा से। मुद्रा है क्या, इसके बारे में पहले जानेंगे। लेकिन उससे पहले भी अगर जो बच्चे टॉपर बैच में नहीं जुड़े हैं तो आप सभी बच्चे टॉपर बैच में जुड़ जाइएगा। टारगेट बोर्ड का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करके अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके आप लोग टॉपर बैच में जरूर जुड़ जाइएगा, ठीक है ना। जल्दी जल्दी से ना आप लोग टॉपर बैच में जरूर जुड़ जाइएगा, ठीक है। क्लियर आ रहा है ना? एक बार जरा देख लेने दो भाई हमें। वॉइस ये सब तो क्लियर है बाबू, एक बार जल्दी से बताओ तो जरा। चलिए तो फिर हम मुद्रा के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, यही है मुद्रा। कहेंगे कि सर ये तो रुपया है, रुपया को ही मुद्रा कहा जाता है। रुपया को ही क्या कहा जाता है? मुद्रा कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि व्हाट इज करेंसी, यानी कि मुद्रा है क्या? मुद्रा किसे कहते हैं? मुद्रा किसे कहते हैं? सबसे पहला सवाल तो यही आता है ना कि मुद्रा किसे कहते हैं। और यह सवाल जो है वो परीक्षा में पूछा भी गया है। यह सवाल जो है परीक्षा में बिहार बोर्ड परीक्षा 2011 में और 2017 में यह परीक्षा में पूछा गया है। काफी महत्वपूर्ण सवाल है, काफी महत्वपूर्ण सवाल है। ये 2-2 बार का पूछा हुआ सवाल है कि मुद्रा किसे कहते हैं। अच्छा, आप लोग बताओ बाबू, मुद्रा का काम क्या होता है? सबसे पहले तो ये समझेंगे हम लोग मुद्रा किसे कहते हैं। ये समझने से पहले ये समझेंगे कि मुद्रा का काम क्या है, रुपया का काम क्या है। रुपया का काम है या तो खरीदारी करना या तो बिक्री करना।
यानी कि किसी भी चीज का हम किसी भी चीज को खरीद सकते हैं या मुद्रा से ही हम किसी भी चीज को बेच सकते हैं। यानी कि मुद्रा का काम है खरीदारी और विक्रय, यानी उसी को बोलते हैं क्या, क्रय और विक्रय। तो मुद्रा से हम किसी भी वस्तु को खरीद सकते हैं या मुद्रा से हम किसी भी ये वस्तु को बेच सकते हैं। तो मुद्रा का अगर परिभाषा लिखना हो तो हम लोग यही लिखेंगे कि मुद्रा यानी कि रुपया, पैसा या धन, कुछ भी उसको बोल सकते हैं। हम उस रूप को कहते हैं जिस रूप से हमारे दैनिक जीवन में क्या होता है, हमारे दैनिक जीवन में किसी भी वस्तु का क्रय और विक्रय होता है। यानी कि हम अपने दैनिक जीवन में किसी भी वस्तु को खरीदते हैं या बेचते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो लिखेंगे कि मुद्रा, हम लोग अगर मुद्रा का परिभाषा लिखना हो बाबू, मुद्रा का अगर परिभाषा लिखना हो तो मुद्रा का परिभाषा हम कुछ इसी तरीके से लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मुद्रा अर्थात मुद्रा अर्थात पैसा, इसी को हम लोग रुपया भी बोल सकते हैं। लेकिन रुपया कहने का मतलब हो जाएगा ना, रुपया कहने का मतलब हो जाएगा कि सिर्फ भारत के बारे में हम संबोधित कर रहे हैं। लेकिन मुद्रा कहने का मतलब हो गया कि पूरे देश की मुद्रा, चाहे वो भारत हो, अमेरिका हो, चीन हो, जापान हो, इंग्लैंड हो, पाकिस्तान हो, सब देश की मुद्रा। ठीक है ना? तो हम रुपया नहीं लिखेंगे, नहीं तो फिर यहां पर हुआ कि सिर्फ भारत के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, मुद्रा अर्थात पैसा या धन, ठीक है ना? मुद्रा अर्थात धन, हम धन भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना? उस रूप को कहते हैं, उस रूप को कहते हैं, या फिर यहां पर ना एक तरीका और भी हो सकता है लिखने का कि सरकारी व्यवस्था द्वारा बनाई गई वह प्रक्रिया, प्रक्रिया एक तरीके का जो सरकार के द्वारा बनाया गया है, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, वो भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, जिससे हम अपने दैनिक जीवन में, जिससे हम अपने दैनिक जीवन में किसी वस्तु का दैनिक जीवन में किसी वस्तु का क्रय और विक्रय करते हैं। वस्तु का क्रय और विक्रय करते हैं, ठीक है ना? ये भी लिख देंगे कि मुद्रा में सिक्का और नोट दोनों को शामिल किया जाता है। सिक्का और नोट दोनों को शामिल किया जाता है, ठीक है ना? मुद्रा में सिक्का को भी शामिल करेंगे, नोट को भी शामिल करेंगे। ऐसा नहीं है कि मुद्रा कहने का मतलब कि सिर्फ नोट ही होगा, नहीं, मुद्रा मतलब सिक्का भी और नोट भी, ठीक है ना? लिखेंगे कि मुद्रा, आगे लिखेंगे कि मुद्रा किसी भी देश के सरकारी व्यवस्था द्वारा बनाई जाती है। मुद्रा किसी भी देश के सरकारी व्यवस्था, मुद्रा किसी भी देश के सरकारी व्यवस्था द्वारा बनाई जाती है, ठीक है ना? बनाई जाती है। मुद्रा जो है ना, वो किसी भी देश में सरकारी व्यवस्था द्वारा बनाई जाती है और किसी भी देश का अर्थव्यवस्था का रीढ़ जो है वो मुद्रा को ही माना जाता है, ठीक है ना? आज कोई भी देश अगर चल रहा है तो वो मुद्रा के बदौलत चल रहा है। जिस देश के पास जितना ज्यादा मुद्रा है उसका अर्थव्यवस्था उतना ही मजबूत है, जिस देश के पास मुद्रा कम है उसका अर्थव्यवस्था उतना ही कमजोर है। अरे देश का तो छोड़िए, अपने परिवार का ही बात करिए। जिस परिवार में मुद्रा ज्यादा है, यानी कि जिस परिवार में रुपया ज्यादा है, उसका अर्थव्यवस्था बढ़िया है, उसका जीवन शैली बढ़िया है, उसका रहन सहन बढ़िया है, उसका पहनावा ओढ़ावा बढ़िया है, उसका खान पान बढ़िया है कि नहीं है?
लेकिन जिस परिवार का रहन सहन, ये जिस परिवार में मुद्रा का कमी है, जो परिवार गरीब है, जिसके पास पैसा नहीं है, उसका रहन सहन खराब है, खान पान खराब है, क्या है कि नहीं है? यानी कुल मिलाकर के मुद्रा से अर्थव्यवस्था पर बहुत असर पड़ता है। यानी कि हम कहेंगे कि मुद्रा किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। ठीक है ना? हम लोग लिखेंगे कि मुद्रा, इंपॉर्टेंट लाइन है कि मुद्रा किसी भी देश की, मुद्रा किसी भी देश की, मुद्रा किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की, मुद्रा किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की, मुद्रा किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है, रीढ़ मानी जाती है। मुद्रा किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इतना अगर आप प्यारे बच्चे मुद्रा के बारे में अगर ऐसे लिख देंगे ना, तो परीक्षा में एकदम पूरा 2 नंबर आपको मिल जाएगा। समझ में आ गया? बताओ बाबू, यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? यस और नो? हाँ, चलिए कुछ जानकारी के लिए आपको बता देते हैं कि मुद्रा का परिभाषा अलग अलग अर्थशास्त्री अलग अलग तरीके से देते हैं। हालांकि ये फाइनल परिभाषा है, अगर आपके परीक्षा में मुद्रा का परिभाषा आ जाए तो आप एकदम ये वाला चिपका देना बाबू, आपको 2 नंबर का 2 नंबर पक्का मिल जाएगा। लेकिन आपके जानकारी के लिए यह भी बताना होगा कि मुद्रा का परिभाषा अलग अलग अर्थशास्त्री अलग अलग तरीके से देते हैं। बहुत सारे अर्थशास्त्री हैं जो मुद्रा का परिभाषा अलग अलग तरीके से देते हैं, उनके बारे में हम लोग कैसे समझेंगे? बहुत सारे अर्थशास्त्री ऐसे हैं जो मुद्रा का परिभाषा अलग अलग तरीके से देते हैं, पहले हम लोग उनके बारे में समझ लेते हैं भाई। तो देखिए, बहुत सारे अर्थशास्त्री में हम बहुत सारे लोगों का नाम लेना चाहेंगे, ठीक है ना? जैसे आप लोग ना यहां पे देख लीजिए, एक अर्थशास्त्री हैं प्रोफेसर होटले विदर्स, एक अर्थशास्त्री हैं प्रोफेसर होटले विदर्स, ठीक है ना, विदर्स। उन्होंने बताया कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। तो प्रोफेसर विदर्स ने क्या बताया कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। उसके अलावा एक अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम है कोलवर्न, और कोलवर्न का कहना है कि मूल्य का मापक और भुगतान का साधन है मुद्रा। मुद्रा क्या है? तो मूल्य का मापक और भुगतान का साधन है, इन्होंने ये बता दिया। एक अर्थशास्त्री है नैप, तो नैप के अनुसार कहते हैं कि वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित की जाती है मुद्रा कहलाती है। कहने का मतलब कि अलग अलग अर्थशास्त्री, फिर यहां पर देख लीजिए सेलिगमैन है, तो अलग अलग अर्थशास्त्री ना मुद्रा का परिभाषा अलग अलग तरीके से देते आए हैं। लेकिन हम लोग जो फाइनल परिभाषा याद करेंगे वो फाइनल परिभाषा यही होगा। अगर आपके परीक्षा में आए तो यही लिखना है। ठीक है बाबू, तो आप लोगों को मुद्रा का परिभाषा यही वाला याद रखना है। बाकी तो सारी चीजें जो हैं वो आप लोगों को नहीं याद रखना है। अलग अलग अर्थशास्त्री आएंगे, वो अलग अलग परिभाषा देंगे, लेकिन आप लोगों को एक ही परिभाषा याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ ये वाला। ठीक है ना? आप लोगों को एक ही परिभाषा याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ ये वाला, जिसको आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर? अब प्यारे बच्चों बात करते हैं कि अगर मुद्रा नहीं था तो फिर मुद्रा का आविष्कार कैसे हुआ, और अगर मुद्रा नहीं था तो फिर कैसे लेन देन होता था। पहले के जमाना के आदमी सोचिए, जब पैसा नहीं रहा होगा तो वो लोगों को अगर कोई सामान खरीदना होता होगा तो कैसे खरीदते हैं। आज तो भाई हम लोगों को अगर कुछ खरीदना होता है, आज तो हम लोगों को अगर कुछ खरीदना होता है तो तुरंत हम लोग क्या करते हैं। आज अगर कुछ भी खरीदना हो तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी खरीदना हो तो आराम से बाजार जाते हैं और खरीद लेते हैं।
कुछ भी अगर खरीदना हो तो बाजार जाते हैं और खरीद लेते हैं। लेकिन अगर एक बात आप ध्यान से सोचिए, पहले के जमाना के लोग कैसे काम करता होगा। पहले के जमाने के तो बहुत दिक्कत होता होगा। तो प्यारे बच्चों, यहां पर ना हम आपको बताते हैं, अब टॉपिक का नाम है विनिमय का स्वरूप। टॉपिक का नाम अब हम आपको क्या बताने वाले हैं? विनिमय का स्वरूप। विनिमय का स्वरूप। टॉपिक का नाम है विनिमय का स्वरूप। ध्यान से सुनिएगा, टॉपिक का क्या नाम है? टॉपिक का नाम है विनिमय का स्वरूप। ध्यान रखिएगा कि विनिमय जो होता है वो दो प्रकार का होता है, ठीक है ना। विनिमय कहने का मतलब होता है लेन देन। विनिमय कहने का मतलब क्या होता है? लेन देन। तो प्यारे बच्चों, विनिमय दो प्रकार के, ध्यान से सुनिएगा, विनिमय दो प्रकार के होते हैं। विनिमय दो प्रकार के होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, विनिमय दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। विनिमय कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है वस्तु विनिमय। पहला होता है वस्तु विनिमय प्रणाली। पहला होता है वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी कि जब मुद्रा नहीं था तो वस्तु से वस्तु का लेन देन होता था, अदला बदली जिसको कहते हैं। पहले जब मुद्रा नहीं था ना तो वस्तु से वस्तु का लेन देन होता था, यानी कि अदला बदली होता था। और दूसरा होता है मौद्रिक विनिमय प्रणाली। दूसरा होता है मौद्रिक विनिमय प्रणाली। दूसरा होता है मौद्रिक विनिमय प्रणाली। तो पहला हो गया वस्तु, एक मिनट बाबू रुक जाना। चलो बाबू आगे बढ़ते हैं। अब क्या आवाज तो जा रहा है भाई, आप लोगों को क्लियर आवाज जा रहा है? क्या बात कर रहे हैं आप? अभी भी बोल रहे हैं कि सर दिक्कत हो रहा है। कहाँ दिक्कत हो रहा है जी? एक बार देख लेने दीजिए हमको मोबाइल में। सही तो है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बाबू। यहां पे ना ध्यान से सुनिएगा, हम लोग क्या समझ रहे हैं? विनिमय के स्वरूप को समझ रहे हैं। विनिमय दो प्रकार के होते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। विनिमय कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है वस्तु विनिमय प्रणाली और दूसरा मौद्रिक विनिमय प्रणाली। भाई मौद्रिक विनिमय प्रणाली तो अभी है कि मुद्रा से किसी वस्तु को हम लोग खरीद बिक्री करते हैं, यानी कि रुपया लेकर के जाते हैं और आराम से कोई वस्तु को हम लोग खरीद लेते हैं। लेकिन उससे पहले प्यारे बच्चों, मौद्रिक विनिमय प्रणाली से पहले वस्तु विनिमय प्रणाली था। यानी कि जब मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था, जब रुपया पैसा का आविष्कार नहीं हुआ था, तो हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली को समझ रहे थे। वस्तु विनिमय प्रणाली से लेन देन होता था, यानी कि अगर हमें कोई सामान खरीदना रहता था तो कोई वस्तु लेकर के जाते थे और फिर सामान लेकर के आ जाते थे, ठीक है ना। ध्यान से समझिएगा। तो विनिमय के स्वरूप के बारे में हम बात कर रहे हैं कि मौद्रिक विनिमय प्रणाली और वस्तु विनिमय प्रणाली होता है।
यानी कि अगर मुद्रा नहीं था तो फिर वस्तु से वस्तु का लेन देन होता था, ठीक है ना। एक वस्तु लेकर के जाइए तो बदले में दूसरा वस्तु लेकर के आइए, ठीक है ना। लेकिन इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत होता था, बहुत ज्यादा दिक्कत होता था। समझ में आ रहा है ना, इसमें क्या होता था बाबू, बहुत ज्यादा दिक्कत होता था। तो सबसे पहले हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली समझ लेते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली की कौन कौन सी कठिनाइयां हैं, यानी कि जब वस्तु विनिमय प्रणाली था तो कितना समस्या होता था जिंदगी में, यह समझेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग मौद्रिक विनिमय प्रणाली को समझेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी कि वस्तु के माध्यम से विनिमय होता था। विनिमय मतलब लेन देन, ठीक है ना, खरीद बिक्री। यानी कि वस्तु के माध्यम से अगर लेन देन होता था, खरीद बिक्री होता था, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, या फिर वस्तु विनिमय प्रणाली कहते किसको है। और यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा कि 2015 परीक्षा में पूछा है, 2017 में, 2019 में, 2021 में, ये बार बार बिहार बोर्ड परीक्षा में पूछते आया है प्रश्न। ये प्रश्न बार बार बिहार बोर्ड की परीक्षा में पूछते आया है, यानी कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो भाई इसको ना अच्छे तरीके से आप लोग समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना। वस्तु विनिमय प्रणाली का परिभाषा हम लोग लिखेंगे कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, तो लिखेंगे कि वस्तु विनिमय प्रणाली उस प्रणाली को कहा जाता है जिसमें एक वस्तु का दूसरी वस्तु का के साथ आदान प्रदान होता है। एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ क्या होता है, आदान प्रदान होता है। लिखेंगे कि वस्तु विनिमय प्रणाली उस प्रणाली को कहते हैं, लिखेंगे कि वस्तु विनिमय प्रणाली, लिखेंगे कि वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली उस प्रणाली को कहते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली उस प्रणाली को कहते हैं, प्रणाली को, वस्तु विनिमय प्रणाली उस प्रणाली को कहते हैं जिसमें एक वस्तु का, जिसमें एक वस्तु का, जिसमें एक वस्तु का दूसरे वस्तु के साथ, जिसमें एक वस्तु का दूसरे वस्तु के साथ, एक वस्तु का दूसरे वस्तु के साथ आदान प्रदान होता है, आदान प्रदान होता है। इसमें एक वस्तु का दूसरे वस्तु के साथ क्या होता है, आदान प्रदान होता है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली, हम उस प्रणाली को कहते हैं जिसमें एक वस्तु के साथ दूसरे वस्तु का आदान प्रदान होता है। यानी कि एक वस्तु के बदले कोई दूसरा वस्तु ले रहा है तो उसको हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली कहेंगे। जैसे मान लिया जाए, ठीक है ना, जैसे एग्जाम्पल कुछ लेते हैं बाबू, जैसे, ठीक है ना, लिखते हैं जैसे, जैसे हम लिख देते हैं चावल से गेहूं बदलना, चावल से गेहूं बदलना। जैसे क्या हो गया, चावल से गेहूं बदलना। जैसे क्या हो गया, चावल से गेहूं बदलना। दूसरा हम लिख सकते हैं बकरी से, बकरी से गाय बदलना, बकरी से गाय बदलना। समझ में आ गया ना। तो इस तरीके से आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसी को वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। यानी वस्तु विनिमय प्रणाली मतलब एक हाथ से दीजिए और एक हाथ से लीजिए, यानी लेन देन करना, वस्तु से वस्तु का लेन देन करना, उसी को वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं, ठीक है ना। अब प्यारे बच्चों, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या आरामदायक होता होगा, सोच करके देखिए। अच्छा, आजकल के जमाने में भी ना थोड़ा बहुत वस्तु विनिमय प्रणाली होता है। आपके घर में, आपके गांव में आप लोग देखते होंगे कभी कभी सोन पापड़ी बेचने वाला आता है। कभी देखे हैं आपके घर में आता है सोन पापड़ी बेचने वाला, साइकिल पर सोन पापड़ी, पीछे डिब्बा में डालडा वाला जो डिब्बा आता है ना, उसमें सोन पापड़ी लिए हुए रहेगा, और ये बदले में वो लोहा लेता है, प्लास्टिक लेता है, यानी कि जितना भी घर का खराब लोहा लक्कड़ है वो सब वो ले लेगा और बदले में आपको सोन पापड़ी देगा, ठीक है ना। हाँ, बदले में वो आपको सोन पापड़ी देगा।
तो इस तरीके से अभी भी वस्तु से वस्तु का लेन देन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? या तो फिर आप ऐसे समझो कि आप बाजार से चीनी लाने के लिए जाते हो, आपको बाजार से चीनी लाना है। आप क्या करते हैं, आपके घर में पैसा नहीं है, बाजार से चीनी लाने के लिए जाते हैं, आपके घर में पैसा नहीं है, तो आप क्या करते हैं, 2 किलो अनाज ही लेके चले जाते हैं। 2 किलो अनाज ही बाजार में लेकर के चले गए, 2 किलो गेहूं है हम बाजार में लेके चले गए और बाजार में ले जाकर के 2 किलो गेहूं हम बेच दिए, बोले कि बदले में हमको चीनी दे दीजिए। तो भाई गेहूं से चीनी का लेन देन हो गया, यानी कि वस्तु से वस्तु का लेन देन हुआ कि नहीं हुआ? वस्तु से वस्तु का लेन देन हुआ ना। तो यहां पे वस्तु से वस्तु का लेन देन होता था, लेकिन पहले के जमाने में बड़ा दिक्कत होता था। पहले के जमाने में बड़ा दिक्कत होता था। क्या क्या दिक्कत होता था, अब हम लोग उसी को समझेंगे। तो अब हमारा अगला टॉपिक होगा वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयां। अब हमारा अगला टॉपिक क्या होगा? वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयां। वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयां, यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली में कौन कौन सा कठिनाई होता था, ये अब हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना? वस्तु विनिमय प्रणाली में कौन कौन सा कठिनाई होता था, ये ना अब हम लोग समझने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। सबसे पहला चीज प्यारे बच्चों आप समझो, मान लिया जाए आपको हम एक एग्जांपल के जरिए समझाते हैं। आपके पास गेहूं है, ठीक है? अब समझिएगा जरा ध्यान से, हम 2 व्यक्ति को लेते हैं, ठीक है ना? हम ये 2 व्यक्ति ले लिए, भाई एकदम बढ़िया आदमी है, ठीक है ना? हम ये 2 व्यक्ति ले लिए, ठीक है ना? ये हो गए हम, मतलब ये हो गए भाई, ये हो गए मैं, नहीं लिखते हैं, छोड़ दो, ऐसे ही समझा देते हैं, ठीक है ना? 2 व्यक्ति हो गए, समझिएगा, ये 2 व्यक्ति हो गए प्यारे बच्चों। अब समझना जरा ध्यान से, इसका हम नाम रख देते हैं ए, इसका नाम रख देते हैं बी, ठीक है ना? अब आप समझिएगा, इस व्यक्ति के पास पहले से गेहूं है, ठीक है ना? इसके पास क्या है बाबू, अभी उपलब्ध क्या है, गेहूं है। इसको जरूरत किस चीज का है? इसको जरूरत है चना का। इसको जरूरत किस चीज का है? चना का इसको जरूरत है। अब समझिएगा, अब इस व्यक्ति के पास चावल है, ठीक है ना? इस व्यक्ति के पास चावल है और इसको जरूरत किस चीज का है? अब इसको जरूरत किस चीज का है? गेहूं का। अब इसको जरूरत किस चीज का है? गेहूं का। अब समझिएगा जरा ध्यान से, ये जो आदमी है और ये जो आदमी है, ये दोनों के पास कुछ ना कुछ है। इसके पास पहले से गेहूं है, ठीक है ना? इसके पास गेहूं है, लेकिन इसको जरूरत है चना का, कि भाई कोई गेहूं के बदले में हमको चना दे दे। इस व्यक्ति के पास चावल है, लेकिन इसको जरूरत है गेहूं का, कि भाई कोई चावल के बदले में हमको गेहूं दे दे। अब ये जो आदमी है, इस आदमी के पास आएगा और कहेगा कि भैया आपके पास गेहूं है ना? तो ये आदमी कहेगा कि हाँ गेहूं तो है। तो वो कहेगा कि देखिए हम आपको चावल दे देते हैं, बदले में आप हमको गेहूं दे दीजिए। ये आदमी आकर के इससे कहेगा कि देखिए भाई आपके पास तो गेहूं है, हमको गेहूं का जरूरत भी है, तो हम आपको अपना वाला चावल दे देते हैं, आप हमको गेहूं दे दीजिए। तो ये आदमी क्या कहेगा कि देखो भाई हमारे पास गेहूं तो जरूर है, लेकिन हमको गेहूं के बदले में चावल नहीं चाहिए, हमको गेहूं के बदले में चना चाहिए। हमको गेहूं के बदले में क्या चाहिए? चना चाहिए। अगर तुम्हारे पास चना है तो लाओ हम गेहूं दे देंगे। यह आदमी कहता है कि ना भैया हमारे पास तो चना नहीं है, हमारे पास तो चावल है, हम आपको चना कहां से ला करके दें? तो वैसे स्थिति में सोचिए कि बड़ा दिक्कत होता होगा। अब ये आदमी वैसे आदमी को खोजेगा जो इसको गेहूं के बदले में क्या दे दे? चना दे दे। और ये आदमी वैसे आदमी को खोजेगा जो चावल के बदले में इसको गेहूं दे दे। तो भाई ऐसा आदमी खोजने में ना बड़ा दिक्कत होता था, बड़ा दिक्कत होता था ऐसा आदमी खोजने में कि जो चीज जरूरत है और जो हमारे पास है दोनों मैच कर जाए। ऐसा होता था ना कि हमारे पास है लेकिन अगला आदमी को उसका जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना? हमारे पास जो चीज है अगला आदमी को उसका जरूरत ही नहीं है। तो बहुत ज्यादा क्या होता था? दिक्कत होता था। और इस प्रकार के दिक्कत को बोलते हैं आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव। इस प्रकार की दिक्कत को क्या बोलते हैं? इस प्रकार की दिक्कत को ही बोलते हैं आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव। तो सबसे पहला जो समस्या आता था, सबसे पहला जो कठिनाई था वस्तु विनिमय में,
वो यही था, क्या था बाबू? आवश्यकता के दोहरे संयोग का, आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव, आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव, इसी को बोलते हैं। यानी कि भाई जिस चीज का जरूरत होता था वो मिलता नहीं था, जो हमारे पास होता था उसका जरूरत किसी और को नहीं होता था, तो ये ना बहुत ज्यादा दिक्कत करता था। तो इसी को बोलते हैं आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव। समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है बाबू? जल्दी से बताइए यस और नो। अरे जल्दी से बताओ भाई, यस और नो। हाँ चाहे ना, जल्दी से बताइए, क्या आप लोग को समझ में आया? यस सर जी, क्लियर। यहां तक तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। चलिए आइए दूसरा नंबर प्रॉब्लम समझते हैं। दूसरा नंबर प्रॉब्लम क्या है प्यारे बच्चों, जरा समझिएगा। दूसरा नंबर जो प्रॉब्लम है वो है मूल्य के सामान्य मापक का अभाव। दूसरा नंबर प्रॉब्लम क्या है? मूल्य के समान मापक का अभाव। आप ऊपर लिखा हुआ चीज मत पढ़िएगा, हम जो बताते हैं वो पढ़िएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है ना? हम आपको फोटो दिखाने के लिए बस ये ले आए हैं। मूल्य के समान मापक का अभाव कहने का मतलब हुआ, आप समझो प्यारे बच्चों, एक आदमी है राम, ठीक है ना? एक आदमी है राम। अब राम के पास गाय है, दूसरा आदमी है मोहन, मोहन के पास बकरी है, ठीक है ना? राम के पास गाय है, मोहन के पास बकरी है। अब भाई राम को गाय बेचना है, मोहन को बकरी बेचना है, ठीक है ना? राम को गाय के बदले में बकरी चाहिए, मोहन को बकरी के बदले में गाय चाहिए। अब क्या हो गया? राम और मोहन दोनों एक जगह पे मिला, ठीक है ना? राम और मोहन दोनों आपस में मिला, दोनों मिलकर के बतियाया कि ये राम कहा कि देखो भाई हमारे पास एक बहुत बढ़िया गाय है जो खूब दूध देती है, उसके बदले में हमको बकरी चाहिए। अब मोहन कह रहा है कि तो बहुत बात है भैया, बहुत बढ़िया बात है, हमारे पास बकरी है, हमको गाय चाहिए, तो ऐसा करते हैं ना, अदला बदली कर लेते हैं। चलो भाई ठीक है, अदला बदली कर लेते हैं। लेकिन ये राम ने कहा कि एक गाय के बदले में तुम हमें कितना बकरी दोगे? राम ने कहा कि एक गाय के बदले में तुम कितना बकरी दोगे? तो राम जो है वो कहता है कि भाई कितना बकरी दोगे? तो मोहन कहता है कि भैया 5 बकरी आप ले लीजिएगा, एक गाय के बदले में 5 बकरी ले लीजिएगा। तब राम कहता है कि अरे एक गाय के बदले में हम 5 बकरी लेंगे, ऐसा कैसे होगा? हम एक गाय के बदले में 8 बकरी लेंगे, ठीक है ना? अब वहां पे एग्जैक्ट ये अंदाज लगा पाना मुश्किल था कि आखिर एक गाय के बदले में हम कितना बकरी दें। मूल्य का कोई मापन ही नहीं था ना कि कैसे मूल्य को मापा जाए, यानी कि गाय का मूल्य कितना है ये मापने का कोई तरीका ही नहीं था पहले, ठीक है ना? बस अदला बदली हो जाता था। अब क्या है भाई, गाय खरीदना हो, लाओ 50,000 दो भाई, गाय दूध देने वाली है, लाओ 50,000 दे दो, ठीक है ना? है? और इसमें भी ये वाला जो गाय है ये टारगेट बोर्ड की कामधेनु गाय है, तो भाई इसका रेट थोड़ा सा महंगा है। तो इसलिए पहले क्या होता था कि मूल्य के मापन का अभाव था, मूल्य को मापने में ना बड़ा ज्यादा समस्या था, मूल्य को मापने में बहुत ज्यादा क्या था? समस्या था कि भाई एक वस्तु के बदले में दूसरा कितना दिया जाए, एक वस्तु के बदले में दूसरा वस्तु कितना दिया जाए, ये मापने में बड़ा समस्या होता था। तो दूसरा हमारा हो गया मूल्य के समान मापक का अभाव, ठीक है ना? ये वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाई है, ये वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाई है कि एक वस्तु के बदले में दूसरा कितना वस्तु दिया जाए ये समझ में नहीं आता था, पता ही नहीं चलता था, ठीक है ना? मूल्य के मापने में कठिनाई होता था। तो ये हो गया, ठीक है ना? ये तो हो गया दूसरा कठिनाई। अब तीसरा देखते हैं प्यारे बच्चों, तीसरा है मूल्य संचय का अभाव। तीसरा क्या है? मूल्य संचय का अभाव। आप सोचो बाबू, आप जो है फल का खेती करते हैं, सब्जी का खेती करते हैं, आप सोच करके देखिए, एक एग्जांपल आपको बता रहे हैं। मान लिया जाए कि आप फल का खेती करते हैं, या फिर आप सब्जी का खेती करते हैं, या फिर आप मछली पालन करते हैं। पहले के जमाना की बात कर रहे हैं, जब मुद्रा नहीं था उस समय के जमाना की बात कर रहे हैं। आप सोचिए कि एक फल जब तैयार हो गया तो उसको आप कितना दिन रखिएगा? आजकल के जमाने में क्या है, फल तैयार हुआ उसको टोकरी में करके बाजार में पहुंचा दीजिए, वो बिक जाएगा, बदले में आपको पैसा मिल जाएगा, ठीक है ना? बदले में आपको क्या मिल जाएगा? पैसा मिल जाएगा। लेकिन पहले ऐसा तो नहीं था। पहले था कि भाई जितना, जैसे मान लिया कि फल अब पका हुआ है तो उसको जल्दी से 1-2 दिन के अंदर में एक्सचेंज करना होगा, नहीं तो 1-2 दिन के बाद सड़ने लग जाएगा, सारा बर्बाद हो जाएगा।
ठीक है ना। तो पहले बहुत ज्यादा दिक्कत होता था। अब क्या है कि जिसको जरूरत है उसको बेच के पैसा ले लीजिए। लेकिन पहले क्या था कि बदलाव होता था, वस्तु से वस्तु को बदलना होता था। तो भाई बहुत दिक्कत होता था और पता चलता था कि वस्तु से वस्तु बदलाया भी नहीं और तब तक ये सब सड़ करके खराब हो गया। मछली को पानी में से निकाल दिए थे बेचने के लिए, लेकिन मछली तब तक मर गया, सब सड़ गया, दुर्गंध देने लगा। सब्जी जो है वो पूरा खराब हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? तो बाबू इसी को कहते हैं हम लोग क्या, इसी को हम लोग कहते हैं मूल्य संचय का अभाव। यानी कि हम लोग उसको जमा करके नहीं रख सकते थे। वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या था कि हम लोग किसी भी वस्तु को, जो वस्तु अति शीघ्र नष्ट होने वाला है, मतलब जल्दी खराब होने वाला जो वस्तु है, हम उसको जमा करके नहीं रख सकते थे। नहीं तो जमा करके रखते तो वो जल्दी खराब हो जाता, जमा करके रखते तो वो क्या हो जाता, जल्दी खराब हो जाता। तो वस्तु विनिमय प्रणाली का यह भी एक बहुत बड़ा कठिनाई था कि हम वैसे वस्तु जो जल्दी खराब होता है, हम उसको जमा करके रख ही नहीं सकते थे। ठीक है ना। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। समझ में आ गया ना? ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो हमारा तीसरा कठिनाई है मूल्य संचय का अभाव। क्या बाबू? मूल्य संचय का अभाव, ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब चौथा कठिनाई क्या है? सह विभाजन का अभाव। चौथा कठिनाई है सह विभाजन का अभाव। अब समझिएगा। अब जैसे मान लिया जाए कि एक हमारा ये गाय है, पहले के जमाना की बात कर रहे हैं जब मुद्रा नहीं था। इस गाय का बंटवारा करना था 2 भागों में। आजकल के जमाने में तो बड़ा आसान है कि भाई अगर गाय का बंटवारा करना हो तो गाय को बेच दीजिए और आधा आधा पैसा कर लीजिए। आज के जमाने में तो बड़ा आसान है। ठीक है ना। गाय को बेचिए, अगर मान लिया जाए 50,000 में बिका तो 25,000 दोनों भाई ले लीजिए, अगर 2 भाइयों के बीच में अगर बंटवारा करना हो तो। ठीक है ना। लेकिन पहले सोचिए कि अगर इस गाय का बंटवारा 2 भागों में करना होता था तो कैसे होता था? होता ही नहीं था, बड़ा दिक्कत होता था, बहुत ज्यादा दिक्कत होता था। अब उसके बदले में कुछ वस्तु देना पड़ता था, कुछ और देना पड़ता था। ठीक है ना। लेकिन प्यारे बच्चों बड़ा दिक्कत होता था। तो सह विभाजन का बड़ा दिक्कत था, यानी कि किसी भी चीज को अगर बांटना हो तो बहुत ज्यादा दिक्कत होता था। अगर इसको बांट दिया जाए तो काम के लायक रहेगा ही नहीं। अब गाय को अगर बीच से काट करके आधा आधा बांट दीजिएगा तो ये काम के लायक रहेगा? ये तो मर जाएगी सब, ये बेचारी फिर कोई काम का नहीं है। ठीक है ना। कोई भी चीज जिस मतलब बंटवारा करने में ना बड़ा दिक्कत होता था। तो सह विभाजन का बड़ा समस्या था, सह विभाजन का अभाव था, यानी कि किसी भी चीज को बंटवारा करने में बड़ा दिक्कत होता था। और अगर बंटवारा हो भी गया तो वो यूज लायक नहीं रहता था, वो समाप्त हो जाता था। जैसे गाय को अगर जबरदस्ती बीच से काट के बंटवारा कर दिया जाए तो फिर ये उपयोग लायक है नहीं है, फिर समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा। तो कुल मिलाकर के प्यारे बच्चों हम ये कह सकते हैं सह विभाजन का अभाव था। ठीक है ना। सह विभाजन का क्या था? अभाव था। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो एक समस्या ये हो गया। और क्या समस्या होता था? और समस्या है भविष्य में भुगतान की कठिनाई। जैसे मान लिया जाए, ठीक है ना, कि हम कोई वस्तु खरीदे, जैसे मान लिया जाए कि गाय खरीदे। अब गाय हम उधार खरीदना चाहते हैं। जैसे आजकल के जमाने में तो जब आज मुद्रा का आविष्कार हो गया है बाबू, हम पीडीएफ से पढ़ा नहीं रहे राजा, हम पीडीएफ से पढ़ा नहीं रहे हैं, खाली फोटो दिखा दिखा करके हम समझा रहे हैं। हम पीडीएफ का कहीं इस्तेमाल कर रहे हैं? हम लिख रहे हैं इस पर, हम तो आपको समझा रहे हैं ना। तब आप पीडीएफ को मत देखिए ना, हम आपको पहले ही माना कर चुके हैं कि आप पीडीएफ में लिखे हुए बात को मत पढ़िए, हम जो बोल रहे हैं बस उसको समझिए। ठीक है ना। अब पीडीएफ बना हुआ है, इसी को नोट्स बना करके हम भेज देंगे, लेकिन फोटो दिखा करके हम आपको समझाना चाह रहे हैं, बस उसको समझिए ना। आपका है वहां पर ध्यान दे रहे हैं, आपका ध्यान हमारी तरफ होना चाहिए। ठीक है ना। देखो बाबू, अब गाय जो है, अगर हम एक गाय खरीदना चाह रहे हैं, ठीक है ना, हम क्या करना चाह रहे हैं? गाय को खरीदना चाह रहे हैं, लेकिन उधार खरीदना चाह रहे हैं। हम गाय खरीदना चाह रहे हैं लेकिन उधार खरीदना चाह रहे हैं। ठीक है ना। उधार खरीदना चाह रहे हैं प्यारे बच्चों। अब बात क्या हुआ कि अगर हम गाय को उधार खरीदना चाह रहे हैं तो आजकल के जमाने में तो संभव है, जब मुद्रा का आविष्कार हो गया तब तो संभव है कि भाई आज लेके जाएंगे, दाम तय हो जाएगा, 1-2 महीना के बाद तुमको पैसा पहुंचा देंगे। लेकिन पहले कैसे होता था? पहले तो ऐसा संभव नहीं था। पहले तो था कि भाई हमको भी जरूरत है किसी वस्तु का, आपको भी जरूरत है किसी वस्तु का, तो वस्तु से वस्तु का अदला बदली होगा। अब आपका जरूरत पूरा हो जाए और हमारा जरूरत पूरा ही ना हो तो फिर वैसा उधारी किस काम का? समझ में आ रहा है ना। तो पहले क्या होता था? बड़ा दिक्कत होता था, पहले बहुत ज्यादा समस्या होता था। समस्या यह होता था कि भाई उधार लेने या देने में बड़ा दिक्कत था। अगर हमारे पास हमारा किसी चीज का जरूरत है तो वो जल्दी मिलता नहीं था।
ठीक है ना, क्योंकि वैसा कोई सिस्टम ही नहीं था कि हम आपको अभी सामान ले लें और बाद में आपको भुगतान करें, तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। तो भविष्य में भुगतान के लिए बहुत ज्यादा समस्या हो जाता था। ठीक है ना, भविष्य में भुगतान की कठिनाई, ये हमारा अगला समस्या है। ये सब वस्तु विनिमय का समस्या है। जब वस्तु विनिमय प्रणाली था ना, तो उस समय ये सब समस्या होता था। समझ में आ रहा है ना, जब वस्तु विनिमय प्रणाली था तो ये सब ना समस्या होता था, ध्यान रखिएगा। अगला समस्या क्या है? अगला समस्या है मूल्य हस्तांतरण की समस्या। अब मूल्य हस्तांतरण की समस्या क्या है भाई, जरा इसको समझिए आप लोग। अब मान लिया जाए आपका गांव में एक बड़ा आलीशान बंगला है, ऐसा एकदम प्यारा सा घर है, आपका कुछ संपत्ति भी है, साइकिल है, आपके गांव में आपके पास एक गाय भी है। अब मान लिया जाए कि आप अपने गांव को छोड़ करके अमेरिका जाना चाहते हैं 5 दिन के लिए घूमने के लिए, समझिएगा जरा ध्यान से, या फिर आप परमानेंट जाकर के अमेरिका बसना चाहते हैं। समझिएगा, अमेरिका तो छोड़िए, आप अपने गांव में रहते हैं, हम लोग बिहार में रहते हैं, हमको बिहार से मुंबई में जाकर के अब रहना है। बिहार से हमको कहां जाकर के रहना है? मुंबई में जाकर के रहना है। तो अगर हम लोग मुंबई में जाकर के रहेंगे तो ये सब तो बेचना पड़ेगा ना। बताओ बाबू, आजकल के जमाने में तो बड़ा संभव है कि भाई इसको बेच देंगे कि भाई लाओ जी, हम 50 लाख में घर बेचेंगे, 2000 में साइकिल बेचेंगे, 25,000 में गाय बेचेंगे। आजकल के जमाने में तो संभव है कि भाई तुरंत तुरंत हम लोग क्या करेंगे, कोई चीज बेच देंगे, पैसा लेंगे, पैसा लेके निकल जाएंगे। लेकिन पहले के जमाने में यह दिक्कत होता था। जब किसी व्यक्ति के पास संपत्ति होता था, अगर उसको कहीं जाना है तो संपत्ति कौन लेगा भाई? संपत्ति कोई नहीं लेगा। तो वैसी स्थिति में उसे संपत्ति को छोड़ना पड़ जाता था, क्योंकि इसको बेचना बहुत कठिन था, बिकता ही नहीं था। कौन लेगा? घर आपका कौन लेगा? बताइए, घर के बदले में आपको क्या देगा वो? ठीक है ना। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि ये सब समस्या होता था कि अगर हम मान लिया जाए कि कहीं दूसरी जगह पे जाकर के बसना चाह रहे हैं, तो ये सब जो हमारा संपत्ति था, इन सब संपत्तियों को छोड़ करके जाना पड़ता था। ये सब संपत्ति को ना क्या करना पड़ता था? छोड़ करके जाना पड़ता था। तो ये वस्तु विनिमय प्रणाली का एक बहुत बड़ा क्या है बाबू? कठिनाई है। ये वस्तु विनिमय प्रणाली का क्या है? बहुत बड़ा कठिनाई है। तो प्यारे बच्चे, अभी तक हम आप लोगों को कुल कितना कठिनाई बता दिए। चलिए फिर से हम आपको लेकर के चलते हैं वहीं पर। वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाई बता रहे थे ना, वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाई बता रहे थे, जिसमें सबसे पहला कठिनाई तो बताए आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव। दूसरा हम क्या बताए थे बाबू? दूसरा हम आप लोगों को बताए थे मूल्य के समान मापक का अभाव। दूसरा बताए थे मूल्य के सामान्य मापक का अभाव। मूल्य के समान मापक का अभाव। दूसरा कठिनाई क्या है? कि मूल्य के समान मापक का अभाव है। आपको ये बताया ना कि मूल्य के समान मापक का अभाव होता था कि भाई अगर एक गाय के बदले में बकरी लेना है तो एक गाय के बदले में कितना बकरी ले? 5 गो बकरी, 7 गो बकरी, तो ये बहुत दिक्कत होता था। हम तीसरा क्या बताए? तीसरा बताए मूल्य संचय का अभाव। मूल्य संचय का अभाव। तीसरा क्या बता दिए? मूल्य संचय का अभाव। अब मूल्य संचय का अभाव क्या था? तो याद रखिएगा, मूल्य संचय का अभाव क्या है कि भाई हम जो खराब होने वाला वस्तु है उसको बहुत ज्यादा दिन तक, बहुत लंबे दिन तक हम लोग उसको जमा करके नहीं रख सकते हैं। चौथा नंबर क्या बताया बाबू? चौथा नंबर हम आपको बताए सह विभाजन का अभाव। चौथा नंबर क्या बताए? सह विभाजन का अभाव। चौथा हम आपको बता दिए सह विभाजन का अभाव। अगर किसी भी चीज का हमें बंटवारा करना होता था तो बड़ा समस्या होता था, तो सह विभाजन का अभाव था। ठीक है, चलिए 5वां नंबर हम लोग समझते हैं। 5वां नंबर ये तो हो गया सह विभाजन का, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। 5वां नंबर क्या बताए? भविष्य में भुगतान की कठिनाई। 5वां नंबर बताए भविष्य में भुगतान की कठिनाई। भविष्य में भुगतान की कठिनाई। ठीक है ना। 5वां नंबर क्या बताया? भविष्य में भुगतान की कठिनाई, कि भाई अगर कोई भी चीज हमें उधार लेना होता था तो बड़ा दिक्कत होता था, भविष्य में भुगतान का बड़ा समस्या था। और 6ठा नंबर क्या बताया? मूल्य हस्तांतरण की समस्या। मूल्य हस्तांतरण क्या बताया? मूल्य हस्तांतरण की समस्या। मूल्य हस्तांतरण की समस्या।
यानी कि अगर हमें बाहर में जाकर के बसना होता था तो अपनी संपत्ति को छोड़ करके जाना होता था, जिसमें कि लोगों को बड़ा नुकसान होता था। तो मूल्य हस्तांतरण की समस्या, तो ये सब प्यारे बच्चे आप लोग क्या देख रहे हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली की समस्या देख रहे हैं। ये सब जो आप देख रहे हैं ये सब वस्तु विनिमय प्रणाली की क्या है, समस्या है। और यहां से ये सब मिला करके एक क्वेश्चन बनता है दीर्घ उत्तरीय का। प्यारे बच्चों, जो कुछ भी अभी हम आपको बताए हैं ना, यहां से सब मिला करके दीर्घ उत्तरीय का एक क्वेश्चन बनता है। दीर्घ उत्तरीय का क्वेश्चन क्या बनता है, ये वाला क्वेश्चन कि वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों पर प्रकाश डालें। ये वाला क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय का बनता है कि वस्तु विनिमय प्रणाली का क्या कठिनाई है उसके बारे में बताइए। ये क्वेश्चन जो है ना, ये 2012 में 2014 में पूछा गया है, वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों के बारे में। तो वो लिख देंगे, पहला बताए ना, आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव। लिख देंगे कि वस्तु विनिमय प्रणाली तभी संभव हो सकता है जब दो व्यक्तियों के पास ऐसी वस्तु हो जिनकी उन दोनों को आवश्यकता हो। जो भी हम समझाए हैं उसको अपनी भाषा में लिख सकते हैं आप। दूसरा बता दिए मूल्य के समान मापक का अभाव। तीसरा मूल्य संचय का अभाव। चौथा सह विभाजन का अभाव। पांचवा भविष्य में भुगतान की कठिनाई। और छठा मूल्य हस्तांतरण की समस्या। तो कुल मिलाकर के प्यारे बच्चों आप लोग इतने तरह से चीजों को कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो अगर ये वाला क्वेश्चन आ जाए तो बड़े आराम से आप लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। बताओ बाबू, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताइए जल्दी जल्दी से। हो जाएगा ना? तो इस तरीके से करके आप लोग ये वाला क्वेश्चन तो बना लेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली पूरा कंप्लीट कर लिए। अब अगली क्लास में यानी कि कल प्यारे बच्चे हम आप लोगों को बताएंगे मौद्रिक विनिमय प्रणाली। मौद्रिक विनिमय प्रणाली, मौद्रिक विनिमय प्रणाली। अगली क्लास में हम आपको बताएंगे मौद्रिक विनिमय प्रणाली। आज हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली देख लिए, यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली कैसे होता था, ये सब कुछ आज हम लोग देख लिए, ठीक है ना। अब अगली क्लास में देखेंगे कि मुद्रा का आविष्कार कैसे हुआ। अगली क्लास में क्या देखेंगे, मुद्रा का आविष्कार कैसे हुआ, ये हम आपको अब अगली क्लास में बताएंगे। तो बाबू अगली क्लास के लिए अब आप लोग तैयार हो जाइए कल के लिए। फिलहाल आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग ऐसे ही मन लगा करके पढ़िए। उम्मीद है कि आज का ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छे तरीके से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है आप लोगों का, हमें पूरा उम्मीद है। ऐसा आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है ना, जरूर बताइएगा। मिलते हैं प्यारे बच्चों अब आज के बाद, आज के अगली क्लास में। तब तक के लिए